हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वेक्टर स्पेस के सीरीज में, जहां पे हमने पढ़ लिया था वेक्टर स्पेस का लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट, रैखिक स्वतंत्र और रैखिक निर्भर हमने पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एग्जिस्टेंस थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने यहाँ पे आपके लिए हिंदी में लिख दिया एग्जिस्टेंस थ्योरम को, आप देख लीजिए और मैच कर लीजिए। एग्जिस्टेंस थ्योरम के साथ साथ आज हम पढ़ने वाले हैं उसका एक डेफिनेशन, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। आज ये भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा एग्जिस्टेंस थ्योरम। एक एक स्टेप समझेंगे, कैसे प्रूफ करना है, कैसे लिखना है और एग्जामिनेशन में कैसे रिप्रेजेंट करके आना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट तैयार कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझिए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो आपको पूरा थ्योरम समझ नहीं आएगा, इसलिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं परिमित आयामी सदिश समष्टि। इस टॉपिक का नाम है। इसका डेफिनेशन क्या कहता है इसको समझो। द वेक्टर स्पेस VF इज कॉल्ड फाइनाइटली डायमेंशनल और फाइनाइटली जनरेटेड इफ देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सबसेट S। आपको पता है कि डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में कुछ ये बोल रही है कि आपके पास कंडीशन ये है कि वेक्टर स्पेस है और ये S। वेक्टर स्पेस के अंदर हमारे पास एक सेट होता है जो कि सबसेट होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड दिया गया है, फाइनाइट। मतलब ये S सिंगल नहीं है। फिर इसके बाद S1 ये भी सबसेट रहेगा, VF का हो सकता है। S2 ये भी सबसेट हो सकता है। और N एक नंबर है, फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं बोल रहा हूँ। एक SN ये भी सबसेट हो सकता है, ठीक है, जो कि S स्पान्स V, मतलब V इज इक्वल टू LS। मतलब जो S है, S तो जनरेट करेगा ही वेक्टर स्पेस को। मतलब S जो है, S सेट जो है ये वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है। S जनरेट्स वेक्टर स्पेस। देन S1 इज ऑल्सो जनरेट्स वेक्टर स्पेस। मतलब S1 जो है वो भी बनाता है वेक्टर स्पेस को। साथ ही S2 भी वेक्टर स्पेस बनाएगा। और फाइनाइट बोल दिया यहाँ पे, फाइनाइट सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, दैट इज SN भी बना सकता है वेक्टर स्पेस। तो ये होता है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अब डायमेंशनल का मतलब समझते हैं, आयामी, जिसको बोलते हैं हिंदी में। डायमेंशनल मतलब कुछ ये हो गया, जहां पे हमने अल्फा n तक लिया, यहाँ पे n क्या है, n नंबर्स क्या है, डायमेंशनल है, ठीक है, ये डायमेंशन हो गया उसका। तो ये होता है इस कहने का मतलब फाइनाइट। S तो हम प्रूफ कर चुके हैं कि S अगर लीनियर इंडिपेंडेंट है तो अगर S जनरेट करता है तो बेसिस कहलाता है। लेकिन बस यहाँ सिंगल S नहीं कहलाएगा, फाइनाइट नंबर्स ऑफ सेट जो है Sn तक, ये सारे फाइनाइट मतलब सारे बेसिस हो सकते हैं वेक्टर स्पेस का, बेसिस फॉर्म कर सकते हैं। ये होता है इसका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का। तो चलिए अब हम थ्योरम में आते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस थ्योरम में, एग्जिस्टेंस थ्योरम में, अस्तित्व प्रमेय में इस डेफिनेशन का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको फाइनाइट डायमेंशनल समझ आ गया। अब इसका हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट किस तरीके से आएगा। और आपके पास अगर बुक है तो आप बुक खोल के जरूर बैठिए, ताकि आपके पास और में भी ऑप्शन, इसको लिखने का दो तरीका होता है, उस फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। मतलब हमें यही प्रूफ करना है कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो सकते हैं। मतलब S के अलावा S1 भी हो सकता है, S2 भी हो सकता है। तो हमें बस S1 प्रूफ करना है, फिर ऑटोमेटिक हम समझ जाएंगे कि Sn तक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है। ये हमें अब रियलिटी में प्रूफ करना है। हमने यहाँ डेफिनेशन देखा, अब हमें यहाँ प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए इसी को बोलते हैं एग्जिस्टेंस थ्योरम। तो इस टॉपिक का नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ बेसिस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इसी को हिंदी में बोला जाता है परिमित आयामी सदिश समष्टि के आधार का अस्तित्व, ठीक है। ये टॉपिक का नाम है, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही इसका डेफिनेशन योर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थ्योरम स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। सबसे पहले हम सिस्टमैटिक वे में स्टार्ट करते हैं। अभी चलिए समझते हैं कैसे लिखना है आपको। लेट VF be a finite dimensional vector space, then there exists a subset S is equal to अल्फा 1 ले लो, अल्फा 2, अल्फा 3, सो ऑन अल्फा n तक, सच दैट, तो हम कह सकते हैं S जनरेट्स V। अब आप इसे हिंदी में कैसे लिखोगे। माना
VF एक परिमित आयामी सदिश समष्टि है। फिर आपको बुक से देख के लिखना है। यहाँ पे आप सबसेट लिए, सबसेट हमने लिया वेक्टर स्पेस का जिसमें अल्फा 1 अल्फा n तक है। अब यहाँ पे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ कैसे लिखना है। सपोज मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, V जो है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। इसका मतलब ये होगा देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सेट जो कि S इज इक्वल टू होगा अल्फा 1 हम लिया, ये थ्योरी फॉर्म में है, इसको मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से अल्फा n तक, वेयर n इज फाइनाइट, n एक फाइनाइट नंबर है। तो आपको मालूम है कि अगर किसी को भी बेसिस प्रूफ करना है, यहाँ तो ऑलरेडी बोल दिया गया है कि ये बेसिस है, मतलब S जनरेट करता है V को, ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में हमने पहले ही देखा। लेकिन इसमें हमें प्रूफ ये करना है कि इसमें हम एक सबसेट लेंगे, S का भी एक अंदर लेंगे S1, उसे हमें प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि वो क्या है, कि वो भी जनरेट करता है, S1 ऑल्सो जनरेट्स VF, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सबसेट लिया S जो कि ये है, जहाँ पे n क्या है, फाइनाइट है। ये हमको मालूम है डेफिनेशन के थ्रू, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन के थ्रू हमें मालूम है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट there exists a finite dimensional वेक्टर स्पेस। मालूम है कि LS इज इक्वल टू V है। बेसिस का कंडीशन आपको मालूम है, बेसिस को प्रूव करने के लिए हमें पहला कंडीशन ये होता है कि रैखिक स्वतंत्र Li दिखाना पड़ता है, साथ ही बेसिस जनरेट प्रूफ करना पड़ता है, S जनरेट्स VF। तो यहाँ पे आप पहला कंडीशन देख रहे हो, हमें मालूम है कि LS इज इक्वल टू V है, दैट मीन्स S जनरेट करता है V को, ठीक है। अगर अब हमें दिखाना है कि ये बेसिस है, अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये बेसिस है, तो पहला कंडीशन, सेकंड कंडीशन तो प्रूफ हो गया है कि जनरेट्स करता है, और पहला कंडीशन हमें प्रूफ करना है कि ये Li है। अगर ये Li होगा दैट मीन्स ये बेसिस हो जाएगा, S हमारा बेसिस हो जाएगा। तो इफ S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, रैखिक स्वतंत्र, then S is itself a basis for vector space VF। और अगर if S is not रैखिक स्वतंत्र, linearly independent, then S is linearly dependent, रैखिक निर्भर, Li, जिसको हम बोलते हैं LD। अगर S जो है linearly independent नहीं होगा तो सिंपल सी बात है वो LD होगा, ठीक है। तो अब हम क्या लिखते हैं इसके आगे, तब हम एक एलिमेंट लेंगे, देन एलिमेंट अल्फा I of can be expressed as a linear combination of preceding elements of S, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो हम S सेट ले रहे हैं उसमें एक अल्फा I जो है एक एलिमेंट है, जो कि अल्फा I जो एलिमेंट को हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे, जितने भी अल्फा I से पहले जितने भी S सेट में एलिमेंट्स हैं उसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। अब ये कैसे लिखते हैं इसको समझिए। अल्फा I इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गए B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस में B3 अल्फा 3 प्लस डैश 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 प्लस BI माइनस 1 अल्फा I माइनस 1, ठीक है। ये आ गया आपको समझ। इसके बाद आपको मालूम है, इसको आप नाम दे क्वेश्चन नंबर 1। आपको मालूम है कि हमने S सेट लिया जिसमें n तक है, ठीक है। तो हम लेट माना S1
इज इक्वल टू एस माइनस अल्फ़ा आई। ये अल्फ़ा आई के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको मैं एस में से हटा रहा हूँ, मतलब अल्फ़ा आई को हम क्या करेंगे, एस से हटा देंगे। तब क्या होगा, यहाँ से कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे हमारे पास, अल्फ़ा आई को बस हटाना है इसके बीच में कहीं पे अल्फ़ा आई पड़ता है, अल्फ़ा आई माइनस वन पड़ता है, अल्फ़ा आई पड़ता है, फिर अल्फ़ा आई प्लस वन पड़ता है। इस तरीके से इसके बीच में एलिमेंट पड़ता है। उसको हम कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा थ्री, डैश डैश डैश, अल्फ़ा आई माइनस वन, अल्फ़ा आई प्लस वन, डैश डैश डैश, अल्फ़ा एन। इस तरीके से ये हमारा होगा S1 सेट के अंदर। देन अल्फ़ा बिलोंग्स टू V एंड वी नो दैट LS इज इक्वल टू V, S जनरेट्स V, ए लीनियर स्पान ऑफ S इज इक्वल टू V, वेक्टर स्पेस। ठीक है, ये हमारे पास है। इसके बाद हम जनरेट्स का इक्वेशन लगाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू A1 अल्फ़ा वन प्लस में A2 अल्फ़ा टू प्लस डैश AI माइनस वन अल्फ़ा आई माइनस वन प्लस AI अल्फ़ा आई प्लस AN अल्फ़ा एन। तो आपको मालूम है अब कि अल्फ़ा आई का वैल्यू हमारे पास पहले से है, अल्फ़ा आई का वैल्यू ये रहा। अब इसको हम इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू A1 अल्फ़ा वन प्लस A2 अल्फ़ा टू प्लस AI माइनस वन अल्फ़ा आई माइनस वन प्लस AI अल्फ़ा आई के वैल्यू की जगह जहाँ पे अल्फ़ा आई लिखा है उसका वैल्यू सारे इसमें पुट कर दो आप। B1 अल्फ़ा वन प्लस B2 अल्फ़ा टू प्लस में BI माइनस वन अल्फ़ा आई माइनस वन ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे आएगा, अब इसके बाद डायरेक्ट लिखो ये वाला एलिमेंट आप AN अल्फ़ा एन। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद का स्टेप बहुत ही समझने लायक है, लॉजिकल है। अभी जो हम अल्फ़ा इज इक्वल टू सारा वैल्यू लिख रहे हैं ये हमारे एस सेट के ऊपर बात हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ ऊपर लिखा पहले अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी एंड LS इज इक्वल टू वी। एस सेट के जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो जनरेट कर रहा है, उसका इक्वेशन हमने लिखा जनरेट का। अब इसी को सॉल्व करने के बाद, इसी को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें इसमें से अल्फ़ा आई, हमने क्या किया यहाँ सेट में S1 बनाने के लिए एस सेट में से जब अल्फ़ा आई को हम माइनस करेंगे तब हमारा ये S1 सेट बनेगा। और S1 सेट बनेगा उसका मतलब क्या होगा, वो इससे ये पता चलेगा कि वो Li अगर है तो बेसिस भी होगा, अगर LD होगा तो फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। इस तरीके से आप S2 भी प्रूफ कर लोगे, S3 भी प्रूफ कर लोगे, उसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट ये है कि हमें यहाँ पे अल्फ़ा आई हटाना है। अगर अल्फ़ा आई हट जाएगा उसके बाद डेफिनेटली हम प्रूफ कर लेंगे कि ये हमारा S1 जो है बेसिस है और ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है, प्रूफ करता है, बेसिस बन जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से अब हम कॉमन लेंगे। इसके बाद का स्टेप कुछ ये है कि इसमें हमें कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेना है इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे भी अल्फ़ा वन है और यहाँ पे भी अल्फ़ा वन है। इसको कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हम अल्फ़ा का वैल्यू लिखेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू A1 और AI B1, बाहर में आ जाएगा अल्फ़ा वन। A1 अल्फ़ा वन कॉमन लिया, यहाँ भी अल्फ़ा वन कॉमन लिया, इसको मल्टीप्लाई करके हमने कॉमन लिया। फिर प्लस में A2 प्लस B2 और सामने में AI अल्फ़ा टू। इसी तरीके से I तक जाएंगे हम, AI माइनस वन प्लस में AI प्लस में AI BI माइनस वन और बाहर में अल्फ़ा आई माइनस वन, फिर प्लस AI प्लस वन। अब ये तो AI माइनस वन तक ही है, यहाँ पे आप देख रहे हो BI माइनस वन तक है और अल्फ़ा आई माइनस वन तक। इसके बाद का एलिमेंट जो है I प्लस वन वो सारा सिंपल अरेंज रहेगा n तक, सिंपल, उसमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। ये कॉमन कहाँ तक आएगा, बस अल्फ़ा आई माइनस वन तक हमने ऑलरेडी ले लिया कॉमन। इसके बाद AI प्लस वन और अल्फ़ा आई प्लस वन प्लस डैश 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 सो ऑन AN अल्फ़ा एन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ जो अल्फ़ा है इसके अंदर आई वाला टर्म कहीं दिख रहा है क्या आपको, AI और अल्फ़ा आई, ये कहीं है क्या, नहीं है। यहाँ पे हमने S में से अल्फ़ा आई को माइनस कर दिया तो S1 बन गया। तो यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से क्या दिख रहा है हमको, S1 जनरेट्स VF। ये कैसे हुआ, क्योंकि अगर यहाँ से अल्फ़ा आई हट गया दैट मीन्स ये भी क्या करता है, जनरेट करता है VF को। ये मैंने आपको समझा दिया। इस तरीके से इसे प्रूफ करना है। अब एक लाइन लिखना बचा है, जल्दी से इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ। इसके बाद देयरफॉर S1 जनरेट्स VF। सो यहाँ से हम कह सकते हैं LS1 इज इक्वल टू V। अभी तक यहाँ पे था LS इज इक्वल टू V, अब यहाँ पे आ गया LS1 इज इक्वल टू V।
तो पहला बेसिस का कंडीशन क्या होता है, दो कंडीशन होते हैं, उसमें सेकंड कंडीशन है बेसिस का। पहला कंडीशन क्या है, इफ़ S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसी को बोलते हैं रैखिक स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, देन S1 is itself a basis for vector space VF। एंड अगर ये रैखिक स्वतंत्र नहीं हुआ तब ये क्या हो जाएगा, रैखिक निर्भर, लीनियर डिपेंडेंट। इफ एंड इफ S1 is not linearly independent, then S1 is linearly dependent, रैखिक निर्भर। Then by repeating, अगर ये Li रहा तब तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा वेक्टर स्पेस का। लेकिन अगर ये Li नहीं हुआ तो हमें फिर से रिपीट करना पड़ेगा, तो फिर से हमें रिपीट करना पड़ेगा ये पूरे प्रोसेस को। तब यहाँ से हमारा S2 आएगा और इसमें फिर हो सकता है अल्फा i-1 गायब हो जाए, तो अल्फा i-1 गायब होगा तो इसे हम फिर प्रूफ कर देंगे कि ये क्या करता है, S2 जनरेट्स VF, फिर S3 जनरेट्स VF। इस तरीके से हम फाइनाइट तक चले जाएंगे और फाइनाइट तक भी हमको ये पता चलेगा कि ये जनरेट करता है। सो बाय रिपीटिंग, देन बाय रिपीटिंग द होल प्रोसेस, we will get a set of only one non-zero vector, and we know that, हम जानते हैं कि a single non-zero vector is always Li, linear independent, रैखिक स्वतंत्र। Hence we get a basis for vector space VF। तो ये थ्योरी भी लिखना आपको कंपलसरी है। ये आपके ये जो एग्जिस्टेंस थ्योरम है ये आपके में लॉन्ग मार्क्स में आएगा, बड़े नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो आपको पूरा दिखाना पड़ेगा, शो करके पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट, तभी आप एग्जामिनेशन में करके अच्छे से रिप्रेजेंट करके आ पाओगे। नहीं तो अगर समझ नहीं आएगा तो आपको रटना पड़ेगा इसे। सो आप वेक्टर स्पेस का पहले का अगर लेक्चर नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही मैंने इसका प्लेलिस्ट बनवा दिया है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।